गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज हम 30 सितंबर, 29 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर और 26 सितंबर जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 25 सितंबर, 24 सितंबर, 23 सितंबर और 22 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी इस वीडियो में कराया गया है और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। और वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 30 सितंबर, 29 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर और 26 सितंबर के करंट अफेयर की हाईलाइट्स जान लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट है हमारा, किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए रेडियो का इस्तेमाल करना शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक एक पॉजिटिव पे सिस्टम पेश करेगा। नेक्स्ट है, यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अंत्योदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लेउसर इकोसिस्टम निम्न में से किस देश में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किसको खाद में बदलने के लिए पूसा डिकम्पोजर्स नामक एक जैव डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोसिक विकसित किया है। अब और भी कुछ करंट अफेयर की हाईलाइट्स हैं वो जान लेते हैं हम क्या हैं। तो सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक कौन सा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचूर्ण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार हासिल किया है। नेक्स्ट है, 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिकुनला सुरंग का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जिमेक्स नामक समुद्री अभ्यास भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, किस मलयालम कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्र जल्द ही एक दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करेगा। अब चलिए हम 24 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर और 25 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया है। तो वो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है, किसानों की समस्या कम करेगा पीक पाहनी मोबाइल ऐप किस राज्य ने विकसित किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। वो है आंगरीता शेरपा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत की है। तो वो है HDFC बैंक। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पॉलिसी पर नीतियां बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, DRDO ने किसके नाम के हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो ये किया है अभ्यास नाम के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला का क्या नाम है। तो वो है शिवांगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी। तो लिखी है विकास खन्ना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो लिखी है रोमिला थापर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। तो वो है केरल। नेक्स्ट है, रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वो है 2023। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है। तो वो है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है। तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट है, तो कौन पहली बार भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑब्जर्वर के पद में शामिल होने वाली 2 महिला अधिकारियों में से एक हैं। वो है रीति सिंह। नेक्स्ट है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क
किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, मूल रूप से विदेशी अंशदान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2010 को। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की किस वर्षगांठ को मनाया जा रहा है? तो वो है 75वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट है, मूल रूप से महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1897 को। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट शील्ड द्वारा किस राज्य के 5 जिलों में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित और हिंसा मुक्त समुदाय बनाना है? तो ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, घर तक फाइबर योजना किस राज्य की योजना है? तो ये बिहार की। हाल ही में किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च की गई है? तो ये तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंदवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई हैकथॉन का क्या नाम है? तो वो है कृतज्ञ। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा किस राज्य से अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया? तो वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है एशले बार्टी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, कोविड-19 की नई टेस्ट किट का क्या नाम है? तो वो है फेलुदा। नेक्स्ट, किसने इसरो के लिए दुनिया का सबसे क्षमतावान कार्बन एरोजेल हाइड्रोजन स्टोरेज विकसित किया है? तो वो है BHU। नेक्स्ट है, एयरबस कब तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो ये करेगी 2035 में। नेक्स्ट, अब हम जान लेते हैं जो मेरे द्वारा उसमें प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर क्या है। तो हाल ही में ITBP ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार के साथ ITBP ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब चलिए हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए रेडियो का इस्तेमाल शुरू किया है? तो वो है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा राज्य ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए रेडियो का इस्तेमाल शुरू किया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण अधिकांश छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित हो रहे थे, इसलिए उड़ीसा सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल शुरू किया है। साथ ही उड़ीसा सरकार के इस निर्णय के तहत उड़ीसा का स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट 28 सितंबर 2020 से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण शुरू करेगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। साथ ही राज्य ने गंदगी मुक्त भारत योजना के क्रियान्वयन में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही जल शक्ति राज्य मंत्री 2 अक्टूबर को एक वर्चुअल समारोह में यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, कौन सा बैंक एक पॉजिटिव पे सिस्टम पेश करेगा? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक एक पॉजिटिव पे सिस्टम पेश करेगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो उसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक पॉजिटिव पे सिस्टम पेश करेगा। इस प्रणाली के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा पेमेंट पर कुछ ज़रूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा। साथ ही इसमें अकाउंट नंबर, चेक नंबर, भुगतानकर्ता का नाम, भुगतान राशि, चेक के दोनों तरफ फ़ोटो भी संबंधित बैंक के मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। साथ ही अभी चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम का इस्तेमाल चेक क्लियरिंग के लिए होता है। नेक्स्ट, यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूराइज नामक एक
एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के साथ इस तरह के एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। यह छात्रों को व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने में उन्हें सशक्त बनाता है। साथ ही ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई लाइब्रेरी, रोजगार के लिए रिकॉर्ड की गई वीडियो सामग्री का संचालन भी इसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था छात्रों और युवाओं द्वारा। छात्रों और युवाओं द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किया गया था, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। छात्रों और युवाओं द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किया गया था। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 और सरकार को जलवायु संकट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही एफएफएफ आंदोलन स्वीडिश किशोरी ग्रेटा थुनबर्ग से प्रेरित था। नेक्स्ट, अंत्योदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो अंत्योदय दिवस 2020 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही सरकार ने 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया था। इसका शीर्षक कौशल से कल बदलेंगे है। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ने 10.51 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया है। नेक्स्ट, तो लेउसर इकोसिस्टम निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में पाया जाता है लेउसर इकोसिस्टम, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो ग्लोबल वॉचडॉग रेनफोर्स्ड एक्शन नेटवर्क की एक जांच में पता चला है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर विभिन्न खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और वित्तीय कंपनियों के लेउसर इकोसिस्टम के विनाश के संकेत देने वाली कंपनियों के साथ संबंध हैं। यह जैव विविधता का विश्वस्तरीय हॉटस्पॉट है और इसे दक्षिण पूर्व एशिया के सभी क्षेत्रों में बरकरार वर्षा वन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का हकदार भी बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस दूरसंचार कंपनी पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में हार मिली है? भारत को वोडाफोन कंपनी के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में हार मिली है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो हैग नीदरलैंड में स्थायी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि 2007 के सौदे के लिए वोडाफोन समूह पर कर देयता, ब्याज और दंड के भारत के पूर्वव्यापी प्रतिबंध नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के मध्यस्थता कानून का उल्लंघन था। साथ ही पीसीए ने यह भी उल्लेख किया कि भारत को अब वोडाफोन से उक्त करों की वसूली के प्रयासों को रोकना चाहिए। नेक्स्ट, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मोसिक विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मोसिक विकसित किया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मोसिक विकसित किया है। मोसिक एक माइक्रोप्रोसेसर होने के साथ साथ एक चिप भी है। यह एक मल्टीपर्पज़ चिप है। इसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाएगा। नेक्स्ट, जेमिक्स नामक समुद्री अभ्यास भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जेमिक्स, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो भारत और जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जेमिक्स द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। आखिरी बार जेमिक्स 20 का आयोजन अक्टूबर 2018 में विशाखापट्टनम में हुआ था। इस साल यह उत्तरी अरब सागर में 3 दिवसीय समुद्री अभ्यास के रूप में शुरू हुआ है। साथ ही इसका महत्व क्या है वो जान लेते हैं। तो जेमिक्स 20 में समुद्री संचालन के क्षेत्र में बहुआयामी उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से
उच्च स्तर के अभ्यासों और संयुक्त परिचालन कौशलों का प्रदर्शन किया जाएगा। और भी कुछ डिटेल हैं तो वो जान लेते हैं हम जेमिक्स से जुड़ी हुई क्या है। तो इस बहुपक्षीय सामरिक अभ्यास में हथियारों की गोलाबारी, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, जटिल स्थानों पर अभ्यास, पनडुब्बी रोधी और वायु युद्धक अभ्यास शामिल हैं और यह दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा विकसित समन्वय को और भी मजबूती प्रदान करेगा। नेक्स्ट, विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 89 रैंक है भारत की विश्व जोखिम सूचकांक में, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 89वीं रैंक है भारत की विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो WRI 2020 में भारत 181 देशों में 89वें स्थान पर था। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पश्चात भारत जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। इसके अनुसार गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्यता के कारण भारत जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए खराब रूप से तैयार था। साथ ही भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने एक वर्ष के दौरान विश्व जोखिम सूचकांक में अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार किया है, लेकिन सभी दक्षिण एशियाई देश जलवायु आपातकाल की वास्तविकता से निपटने के लिए रैंकिंग में अनुकूल क्षमता निर्माण के मामले में भी फिसल गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिकुन ला सुरंग का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लद्दाख में किया जा रहा है सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिकुन ला सुरंग का निर्माण, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो सिकुन ला, जिसे सिंगोला के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। यहाँ सबसे लंबी 13.5 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड सिकुन ला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। अब यह समाचार में क्यों है ये जान लेते हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सुरंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर निर्माण कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किया है। अब और भी कुछ डिटेल हैं तो वो जानते हैं हम। तो सुरंग का महत्व समझ लेते हैं। यह सिंगोला और पदुम के मध्य से मनाली और निमू के बीच सभी मौसम सड़क संपर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही यह सुरंग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच जास्कर घाटी में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये है, देखिए वो सुरंग ये बनाई गई यहाँ पर, ये इसका नाम। नेक्स्ट, तो प्लास्टिक पार्क योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा। तो प्लास्टिक पार्क योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई। तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। अब प्लास्टिक पार्क योजना क्या है ये समझ लेते हैं। एक प्लास्टिक पार्क एक औद्योगिक क्षेत्र है। साथ ही रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसका उद्देश्य जो है वो समझ लेते हैं। तो प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रतिस्पर्धा और मूल्यवर्धन बढ़ाने के उद्देश्य से प्लास्टिक पार्क योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सोनू सूद। सोनू सूद बने हैं एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। सोनू सूद एक भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020-2023 जारी किया है? तो वो है आरबीआई। तो आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020-2023 जारी किया गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020-2023 जारी किया है। अब इसका महत्व क्या है तो ये जान लेते हैं। इसका उद्देश्य यूसीबी की साइबर सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही 5 स्तंभों वाले
रणनीतिक दृष्टिकोण गार्ड, गवर्नेंस ओवरसाइट, यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, उपयुक्त विनियमन एवं परिवीक्षण, मजबूत सहयोग और आवश्यक आईटी का विकास करना, साथ ही साइबर सुरक्षा कौशल विकसित करना, ये सब इसमें बताए गए हैं 5 स्तंभ। नेक्स्ट, 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया है 46वां स्थापना दिवस। 46वां स्थापना दिवस 23 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 46वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन किया गया था। साथ ही इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अधीन भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। नेक्स्ट, अब महत्व क्या है तो वो जान लेते हैं। देश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अथक प्रयास इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही केंद्रीय बोर्ड की कुछ पूर्व सक्रिय प्रोएक्टिव गतिविधियों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष मानकों का निर्माण, 5000 से ज़्यादा उद्योगों की सीधी निगरानी, नदीवेशन अध्ययन जो गंगा एक्शन प्लान की वजह बना, साथ ही अलग अलग शहरों में प्रदूषण का अध्ययन, सार्वजनिक प्रसारण के लिए व्यापक निगरानी तंत्र बनाने और आंकड़ों के प्रबंधन, राष्ट्रव्यापी परिवेश वायु गुणवत्ता मानक और जल गुणवत्ता मानक बनाने जैसे कदम इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 25 सितंबर 2020 से अपनी ऑपरेशन शुरू किया है। साथ ही यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लेने के बाद चिकित्सा शिक्षा और पेशे का सर्वोच्च नियामक बन गया है, जिसे 1934 में स्थापित किया गया था। अब इसकी संरचना क्या है? तो आयोग में कुल 33 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष ने की। साथ ही एक चिकित्सा पेशेवर भी इसमें शामिल है। 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने किसको खाद में बदलने के लिए पूसा डिकम्पोजर्स नामक एक जैव डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है? तो वो है फसल की डूंठ। फसल की डूंठ को खाद में बदलने के लिए पूसा डिकम्पोजर्स नामक एक जैव डिकम्पोजर तकनीक विकसित की गई है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो वैज्ञानिकों ने फसल की डूंठ को खाद में बदलने के लिए पूसा डिकम्पोजर्स नामक एक जैव डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है। डिकम्पोजर कवक स्ट्रैंड को हटाकर बनाए गए कैप्सूल के रूप में तैयार किए गए हैं, जो धान के पुआल को सामान्य से काफ़ी तेज़ दर से सड़ने में मदद करते हैं। साथ ही फफूंद गिरावट की प्रक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइमों का उत्पादन करने के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार के लिए डिकम्पोजर्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तो किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार हासिल किया है? तो वो है केरल। केरल राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास के लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार हासिल किया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो केरल ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार हासिल किया है। यह पुरस्कार NCD मानसिक स्वास्थ्य और व्यापक NCD से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की रोकथाम और नियंत्रण में बहुपक्षीय कार्रवाई पर 2019 के दौरान उपलब्धियों को पहचानता है। यह कोविड-19 की मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सक्षम था, क्योंकि यह गैर संचारी रोगों पर केंद्रित था। साथ ही भारत में मुख्य
सीडी, दिल के दौरे, कैंसर, पुरानी सांस की बीमारियां और मधुमेह हैं। नेक्स्ट, सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यह है नासा से संबंधित। नासा से संबंधित है सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। तो इस तरह की तकनीक को सोनिफिकेशन कहते हैं। यह खगोलीय छवियों को संगीत में तब्दील करने की प्रक्रिया है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। साथ ही ये तस्वीरें चंद्रा एक्सरे वेधशाला, हब्बल टेलीस्कोप और स्पिट्जर टेलीस्कोप से ली गई हैं। आकाशगंगा की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग तरह का साउंड दे रही हैं। उपयोगकर्ता अब गैलेक्टिक सेंटर, पिलर्स ऑफ क्रिएशन, नेबुला और कैसियोपेइया ए नामक सुपरनोवा के अवशेषों की छवियों को सुन सकते हैं, जो सभी पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर एक क्षेत्र में स्थित हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है असम राज्य द्वारा। असम राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांव में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। साथ ही प्रत्येक गांव में एक लाभार्थी को एक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के पहले चरण में 10,000 गाँव को 100 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कवर किया जाएगा। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं स्टेफनी टेलर। स्टेफनी टेलर T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। तो स्टेफनी टेलर T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर सूजी वेट्स हैं। नेक्स्ट, विश्व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन विश्व समुदाय के लिए एक अवसर देता है कि वह वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का पुनः दावा करें। इस दिवस पर लोगों को तथा विश्व के नेताओं को यह आभास कराया जाता है कि इन हथियारों से होने वाली हानि सामाजिक, आर्थिक एवं निजी जीवन को तबाह कर सकती है। नेक्स्ट, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक का नाम बताइए। तो वो हैं रजत सूद। रजत सूद हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई। तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक रजत सूद बने हैं। रजत सूद एक एस गोपाल की जगह लेंगे। तो ये किसकी जगह लेंगे? एस गोपाल की। नेक्स्ट, तो किस मलयालम कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया है? तो वो है अक्किथम अच्युतन नंबूतिरी। अक्किथम अच्युतन नंबूतिरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई। तो मलयालम कवि अक्किथम अच्युतन नंबूतिरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार केवल उन भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लेखन किया हो। वह मलयालम साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 6वें लेखक हैं। साथ ही वह मलयालम में महाकवि कहे जाने वाले एकमात्र जीवित कवि हैं। उन्होंने एरुपथम नुटिट्टी, इतिहासम, बालिदी शरणम और धर्मसूर्यन जैसे महान कार्यों में योगदान दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो वो है
राजस्थान। राजस्थान राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की एक योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी गई ताकि वे अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित कर सकें। हरिद्वार में गंगा एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य सड़क परिवहन निगम इस योजना को चलाने के लिए नोडल एजेंसी होगी, जिसका नाम मोक्ष कलश योजना 2020 होगा। इस पर आने वाला खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा। नेक्स्ट, साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले गंगा में राख के विसर्जन के लिए कोविड लॉकडाउन के दौरान एक परिवार के 2 सदस्यों के लिए हरिद्वार के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा शुरू की थी। नेक्स्ट, भारत ने कपिलवस्तु में किस राष्ट्र के साथ सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है? तो ये शुरू की है नेपाल के साथ। भारत ने नेपाल के साथ कपिलवस्तु में सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं। तो नेपाल और भारत के सुरक्षा बलों ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और अवैध सीमा पार गतिविधियों की जांच करने के लिए कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट में नेपाल भारत सीमा की संयुक्त सुरक्षा गश्ती शुरू की गई है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि सीलबंद सीमा के साथ सुरक्षा संभव अवैध सीमा पर तस्करी और तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। नेपाल पुलिस और नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल और भारत की सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त सुरक्षा गश्त शनिवार से शुरू हो गई है। नेक्स्ट, तो किस देश ने क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग की आवश्यकता वाले पहले देश बनने की योजना बनाई है? तो वो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग की आवश्यकता वाले पहले देश बनने की योजना बनाई है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश हो सकता है जिसे अपने प्रमुख वित्तीय संस्थानों को जलवायु संकट से उत्पन्न जोखिमों पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि देश की सबसे बड़ी कंपनियों और बैंकों में से लगभग 200 को इस बात की सूचना देनी होगी कि चरम मौसम की घटनाओं या जलवायु घटना का उनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्र जल्द ही दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करेगा? तो वो है रूस। तो रूस जल्द ही एक दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करेगा, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई। तो रूस जल्द ही दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करेगा। 23 सितंबर 2020 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सूचित किया गया इसके बारे में। साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता स्वास्थ्य प्रहरी ने 22 सितंबर को कहा कि वेक्टर अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक वैक्सीन जिसे एववेक कोरोना के रूप में डब किया गया है। साथ ही यह 15 अक्टूबर तक इसका जो क्या किया जाएगा संचालन स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाना है? तो ये किया जाना है ग्लासगो में। ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई। तो शिखर सम्मेलन 2021 नवंबर में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, मतलब COP26 से पहले गति बढ़ाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वो बने आमिर खान। आमिर खान बने हैं सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई। तो आरपीजी इंटरप्राइजेज की टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। एकीकृत विपणन अभियान के एक भाग के रूप में सीएट के सिक्योर ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए दुबई में चल रहे इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2020 के दौरान 2 विज्ञापनों में बड़े पैमाने पर प्रीमियम टायर की एक श्रृंखला की सुविधा देगा। साथ ही सीएट 1995 से सीएट क्रिकेट रेटिंग के साथ क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य ने पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को गान
सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार ने उषा मंगेशकर को गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने के लिए घोषणा की है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो महाराष्ट्र सरकार ने पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 प्रदान करने की घोषणा की है। राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राज्य के संस्कृति मंत्री अमित विलासराव देशमुख ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र तथा एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। जानी मानी वयोवृद्ध गायिका उषा मंगेशकर फिल्मों में मराठी, हिंदी और अनेक भारतीय भाषाओं में गीत गा चुकी हैं। सुबह का तारा, जय संतोषी माँ, आज़ाद, चित्रलेखा, खट्टा मीठा, काला पत्थर, नसीब, खूबसूरत, डिस्को डांसर और इंकार जैसी फिल्मों में उनके गानों ने धूम मचा दी थी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थापित की जाएगी भारत की पहली तटरक्षक अकादमी, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थापित की जाएगी भारत की पहली तटरक्षक अकादमी, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।